कह रहे हैं जी कनाडा का स्टार्टअप वीज़ा खत्म हो गया है, एंटरप्रेन्योर्स का लिए दरवाज़ा बंद हो चुका है। ये गलत है। देखें, एक फेडरल रास्ता है जो अभी भी ओपन है। इसका नाम है C11। इसमें ना आपको LMIA चाहिए, ना ही स्टार्टअप वीज़ा का सपोर्ट लेटर। लेकिन इसमें 3 रूल्स ऐसे हैं जो लोग मिस कर देते हैं एप्लीकेशन के वक्त, और उनको पता तब चलता है जब एप्लीकेशन का रिफ्यूज़ल आ चुका होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा सिस्टम समझाता हूँ। सबसे पहले तो समझते हैं कि C11 है क्या। ये कनाडा के इमिग्रेशन रूल्स के रूल नंबर R205A के अंडर आता है। इसके तहत अगर आप कनाडा को सिग्निफिकेंट बेनिफिट देते हैं, आपका जो बिज़नेस आप यहाँ पे कर रहे हैं, तो कनाडा आपको बगैर LMIA के वर्क परमिट अलाउ करता है, जिसके तहत आप कनाडा में आ सकते हैं, अपनी फैमिली को लेकर आ सकते हैं। ये कोई सीक्रेट रूट नहीं है, ये बहुत पहले से था। लेकिन जनवरी 2026 में जब स्टार्टअप वीज़ा रूट बंद हुआ तो इसको मेन हाईलाइट मिली, वरना ये पहले से ही एग्जिस्ट करता था। अगर आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग बिजनेस बाय कर रहे हैं, या न्यू बिजनेस परचेज कर रहे हैं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रैक्टिस सेटअप करना चाहते हैं, तो ये सब कुछ C11 के अंडर आता है। वो नंबर्स जो कि तकरीबन मई 2025 में थोड़े से टाइट हुए हैं। देखिए, आप C11 के तहत अगर आप बिजनेस परचेज कर रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग्स होनी चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं और आपके पास 20-30% माइनॉरिटी स्टेक है, तो आपकी एप्लीकेशन बहुत वीक होती है और रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। नंबर 2, आपके पास जो फंड्स हैं वो 2 पूल्स में होने चाहिए। एक तो आपके जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और उसकी ऑपरेशंस को चलाने के लिए, वो अलग होने चाहिए। और आपने जो कनाडा में आना है, आपके सेटलमेंट फंड्स, आपकी फैमिली के लिए तकरीबन कम से कम 18 महीने का खर्चा आपके पास अलग होना चाहिए। जो सक्सेसफुल एप्लीकेट्स होते हैं वो नॉर्मली 200 टू 300, तकरीबन 2 से 3 लाख कैनेडियन डॉलर से इस सेटअप को स्टार्ट करते हैं। ये नंबर आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली थोड़ा चेंज हो सकता है कि आपका बिजनेस प्लान क्या है, किस इंडस्ट्री में है, लेकिन ये एक टिपिकल रेंज है। जो लोग 50,000 50,000 से स्टार्ट करते हैं अपने बिजनेस और C11 के तहत कनाडा मूव होने की कोशिश करते हैं, तो उनकी एप्लीकेशन ज़्यादातर रिजेक्ट हो जाती है। जो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप C11 वर्क परमिट के थ्रू कनाडा आना चाहते हैं, वो है सिग्निफिकेंट बेनिफिट। देखिए, खाली पैसा इन्वेस्ट कर देने से आपको C11 वर्क परमिट का अप्रूवल नहीं मिल जाता, बल्कि वीज़ा ऑफिसर ये देखता है कि आपका बिजनेस कनाडा को क्या देगा, कनाडा की इकॉनमी को क्या देगा। इसमें 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में। जॉब्स फॉर कैनेडियंस, वीज़ा ऑफिसर देखता है कि आप कितने कैनेडियंस को जॉब्स देंगे और कब हायर करेंगे। नंबर 2, रीजनल डेवलपमेंट। अगर आप किसी छोटे शहर में अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, बजाय इसके कि टोरंटो या किसी और अर्बन एरिया में करें, तो आपका केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। नंबर 3 है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी। नंबर 4 है सोशल वैल्यू। आपकी जो सर्विस है वो किसी अंडर सर्व्ड कम्युनिटी को बेनिफिट दे रही है, तो ये आपके केस को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर आपने ये 4 चीज़ें कवर कर ली, तो बस यही असल एप्लीकेशन है। इसी से आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनती है और आपके लिए C11 वर्क परमिट के थ्रू कनाडा आना पॉसिबल होता है। तो बात जो कोई कंसल्टेंट आपको नहीं बताता वो ये है कि C11 वर्क परमिट PR नहीं है। पाकिस्तान या इंडिया में कंसल्टेंट्स ये ड्रीम्स बेचते हैं कि जी C11 वर्क परमिट के थ्रू आप यहाँ पे आएंगे, एक्सपीरियंस काउंट होगा आपका, और फिर आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू PR अप्लाई करेंगे। ये बिल्कुल गलत है। और मई 2025 में जो ये रूट था कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड अगर C11 वर्क परमिट पे काम करते हैं, तो आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस काउंट होगा, अब वो बंद हो चुका है। तो आपका जो एक्सपीरियंस C11 वर्क परमिट है वो काउंट नहीं होता। अब असल रास्ता ये है कि आप C11 वर्क परमिट के थ्रू यहाँ पे आएंगे, अपना उससे पहले ऑफ कोर्स बिजनेस प्लान बनाएंगे, बिजनेस ऑपरेट करेंगे, अच्छे रिजल्ट्स दिखाएंगे, तो फिर आप प्रोविंशियल एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम के थ्रू PNP लेंगे, फिर आपको PR मिलेगी। और हर प्रोविंस का अपना अलग-अलग क्राइटेरिया है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो C11 वर्क परमिट PR नहीं है, उसके तहत आप यहाँ पे आते हैं और PR का रूट फिर अलग बनता है। कनाडा आना चाहते हैं तो आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान में अगर आपका बिजनेस है, तो यहाँ पे आप उसकी ब्रांच ओपन कर सकते हैं। बिजनेस एक्सपेंशन आपके केस की जान है। ये आपके केस को स्ट्रॉन्ग बनाएगा कि देखिए आपके पास ऑलरेडी बिजनेस करने का एक्सपीरियंस था और यहाँ पे आप एक्सपेंशन कर रहे हैं। नंबर 2, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं है और आप कनाडा में बिजनेस परचेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास जो फंड्स हैं बिजनेस को परचेज करने के लिए, और फिर आपके जो सेटलमेंट फंड्स हैं वो आपके पास ज़रूर होने चाहिए। तीसरा, अगर आप बिल्कुल नया आइडिया लेकर आ रहे हैं, आपने पहले कभी बिजनेस नहीं किया, यहाँ पे बिजनेस खरीदना भी नहीं चाहते, तो फिर आपका जो बिजनेस प्लान है वही आपका असल केस है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया, तो भी कनाडा आपको C11 वर्क परमिट के थ्रू बुला सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने RCIC कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करनी है। अगर आप थर्ड पार्टी कंसल्टेंट से अप्लाई करें, तो उसे बोलेंगे जी मुझे बताओ कि मेरा RCIC कंसल्टेंट कौन है, क्योंकि RCIC कंसल्टेंट ही वो बंदा होता है, वो अप्रूव्ड लाइसेंस होल्डर होता है, जो आपको वीज़ा ऑफिसर के सामने रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपका जो कंसल्टेंट है, जो आपको प्रोमिस कर रहा है, वो हेजिटेट करता है, वो आपको RCIC के बारे में नहीं बताता, वो कहता है जी सारा कुछ मेरे थ्रू होगा, तो ऐसे बंदों से बचें। ये आपके पैसे भी खाएंगे, आपकी एप्लीकेशन भी खराब करेंगे। ऐसी मजीद वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो करें। थैंक यू सो मच।